नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सीएम ने राज्य स्तरीय प्रतिभागियों को सम्मानित कर नशे के खिलाफ लड़ने की भी दिलाई शपथ। हरीश रावत के पंचमुखी रुद्राक्ष वाले बयान पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने साधा निशाना। कांग्रेस के पांचों मुख अलग अलग दिशाओं में काम करने वाले कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता खुद में है एक पार्टी। शीतकाल के लिए बंद हुए द्वितीय केदार मद महेश्वर के कपाट बंद होने के बाद मद महेश्वर की चल विग्रह टोली ने अपने भंडार का किया निरीक्षण। 21 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे भगवान मद महेश्वर। सरकार ने शुरू की भव्य दिव्य कुंभ 2027 की तैयारियां। मेलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताई प्राथमिकताएं। कहा कुंभ से पहले स्थायी प्रकृति के सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय प्रतिभागियों को सम्मानित किया, साथ ही संबोधित कर नशे के खिलाफ लड़ने की भी शपथ दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के निर्माण के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। नशे के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक नशे को रोकने के लिए यह अभियान हमारा जन जन का अभियान नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस अभियान को जो विस्तार मिलना चाहिए उसमें न्यूनता रहेगी। इसलिए आज के इस नशा मुक्ति अभियान के इस वार्षिक अवसर पर 5 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो हम सबको एक संकल्प भी लेना होगा कि चाहे जिस रूप में भी हो, मेरा भी योगदान नशा रोकने के लिए होगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियानों का संचालन किया जा रहा है। हमने राज्य के प्रत्येक जनपद के शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया है, जिनमें जागरूक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। आज नशा विरोधी संदेशों से सुसज्जित एपल पेंटिंग्स हमारे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब भी बनाए हैं। सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो राज्य के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, सर्वांगीण लोगों के हित में जो काम कर रही है, उसमें सभी हमारा सहयोग करें और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखने का संकल्प। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आगामी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में विजय हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बिल्कुल फूंक दिया है। बता दें कि गणेश गोटियाल को प्रदेश अध्यक्ष, 6 बार विधायक रह चुके व पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह को अभियान समिति अध्यक्ष व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं बीते रविवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष व 5 पांडवों की संज्ञा दी है।
इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत के बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जिस पंचमुखी रुद्राक्ष की वह बात कर रहे हैं, असल में वह पांचों मुख अलग अलग दिशाओं में काम करने वाले हैं। कांग्रेस के सभी नेता अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति होता का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है। 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। 5 पांडव सब पे भारी थे, वैसे ये जो पंचमुखी हमारा नेतृत्व है ये भाजपा पर बहुत भारी हो रही है। पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है। कि कांग्रेस में जो भी लीडर उभरता है वो अपने लिए वहाँ पर काम शुरू कर देता है और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाता है और उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक है क्योंकि उनके मूल में है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे संगठन आधारित पार्टी है, हमारे व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है। तो संगठन इतना मजबूत है कि कांग्रेस कहीं पासंग भी नहीं है। और इसी में एक बयान हरीश रावत जी का एक बार आया था कि जो हम कोई भी काम करते हैं तो इनके सोशल मीडिया वॉरियर जो हैं वो हमारी धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को एक वॉरियर के रूप में कांग्रेस ने देखा है। तो वो समझते हैं कि हमारी डेप्थ क्या है, हमारी ताकत क्या है और उनको मालूम है वो कहाँ स्टैंड करते हैं, हम लोग कहाँ आगे तक रहते हैं। और खबर खटीमा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ब्लॉक सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आत्मनिर्भर यात्रा में महिलाओं की भूमिका अब निर्णायक और अग्रणी बन चुकी है। नारी शक्ति की सक्रिय सहभागिता के बिना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अधूरा है। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिला उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्रों में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की तेजी से बढ़ती भागीदारी भविष्य के राष्ट्र निर्माण का आधार बनेगी। सभा को राज्य कोऑपरेटिव अध्यक्ष दान सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने संबोधित करते हुए महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प है और 2047 तक भारतवर्ष को विकसित भारत बनाना है। उसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत को लेकर स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी को लेकर महिला मोर्चे का ये स्वदेशी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, उसको लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसमें हमारी विभिन्न समूह की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और निरंतर जब से ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है, माननीय मोदी जी ने इसके लिए बजट भी निर्धारित किया है और स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे छोटे समूहों को, छोटे छोटे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हमने लोन की व्यवस्था भी की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोन की व्यवस्था की है, ऋण मुक्त लोन, ताकि वो अपने उत्पादों का उत्पादन कर सके, क्वालिटी मेंटेन कर सके और विश्व पटल पर उनके उत्पाद भी उपलब्ध हो सके। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जरोईवाला क्षेत्र के जीवन वाला ग्राम सभा के फतेहपुर टांडा में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध प्लॉटिंग के लिए किसानों की सिंचाई नहर तोड़ दी गई, जिससे कई बीघा भूमि की गन्ने की फसल सूखने लगी है। दिवंगत हरदयाल सिंह सैनी के खेत की नहर तोड़े जाने से उनकी पुत्रवधू डिंपल और पुत्रों की खेती में खड़ी फसल बर्बाद के कगार पर है। स्थानीय किसान गुरमीत सिंह समेत ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि समय पर समाधान न हुआ तो हड़ताल से लेकर कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे।
हमारे नहर थी जो कई वर्षों पुरानी नहर थी, हमारे बहुत पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई थी और उसमें सरकारी पैसा लगा हुआ था। तो हमने इस खेत में इतनी मेहनत की थी, गन्ना लगाया था, पूरा सूख गया। इसके अलावा हमारे खेत के अलावा अन्य भी 10-12 खेतों में पानी लगाया जाता है उस नहर से। ये नहर डीलरों के द्वारा तोड़ी गई है। हमने इस बात की शिकायत चौकी प्रधान जी और एसडीएम मैडम, जेई साहब हर जगह की है। लघु सिंचाई विभाग वाले भी देखने आए हैं, पर देखने के बावजूद, आने के बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। अब हमें बताएं, हमारा पूरा गन्ना सूख गया है। हमारा कम से कम ये 3-4 लाख का गन्ना था। इसके अलावा हमारा एक और खेत है 3-4 बीघा का। तो हम क्या करें इसमें? सरकार बोलती है कि हम इतनी योजनाएं चला रहे हैं किसानों के बारे में, तो अब किसानों के साथ तो इतना कुछ हो रहा है, इसमें गरीब किसान क्या करे? जो छोटे किसान है, उनकी जो छोटी खेती है, इसी से हमारा रोजमर्रा का चलता है। जिनका ये गन्ना सूखा, मेरे छोटे भाई की जमीन थी, वो गुजर गए हैं और जनवरी में, पिछले जनवरी में, इसलिए इन्होंने ये फरवरी में नहर तोड़ दी गई और डीलर द्वारा तोड़ी गई। मालिकों ने खुद खड़े होकर तोड़वाई है, मुकेश सकलानी और नरेश सकलानी, जो इनकी माता के नाम जमीन थी, विद्यापति सकलानी, देहरादून अजयपुर के रहने वाले हैं। और हमारे को धमकी देते हैं। हमने मना करा, हमारे को कह रहे हम फौज में, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे को इनसे डर था। हमने हमारी जमीन अवैध कब्जा करा, हमारी नहरें बंद कर, हमारे रास्ते बंद कर दिए, तो हम काश्तकार कहाँ जाए। और कुंभ मेला 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने मेला भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी टीम स्टेक होल्डर्स और साधु संतों से निरंतर समन्वय कर रही है। गंगा घाटों के निर्माण सहित कई स्थायी और अस्थायी कार्यों की समीक्षा की जा चुकी है और कुछ कार्य शुरू भी हो गए हैं। मेला नियंत्रण भवन को सीवीआर सिस्टम से और उन्नत बनाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। शहर की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर भी तेजी से काम चल रहा है। सोनिका सिंह का कहना है कि कुंभ से पहले अधिकांश स्थायी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। मेजरली परमानेंट कामों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और परमानेंट प्रवृत्ति के जो कार्य जैसे घाट हो गए, रोड हो गई, हमारे पुल हो गए, उस पे हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और उसी के क्रम में जीओ जारी हो रहे हैं और कार्य स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हमारे 15 से 16 काम के जीओ हो गए हैं और करीबन इतने ही कार्य की अभी हमारी जीओ होने प्रस्तावित। मैं ऑफ लेट देख रही हूँ कि जितने भी हमारे बड़े स्नान भी हो रहे हैं, चाहे कांवड़ हो, चाहे जो हमारे रेगुलर स्नान होते हैं, उसमें भी काफी मात्रा में, भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले कुंभ में ज्यादा लोग आएंगे। उत्तराखंड में हालिया दिनों में दिए गए हरीश रावत के बयान ने अब उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड में मडुवे से स्कॉच व बियर बनाने का बयान देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं भाजपा हरीश रावत के इस बयान को आड़े हाथों ले रही है। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी गौरव पांडे का कहना है कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त हरीश रावत एक विशेष ब्रांड की शराब के नाम से चर्चित थे और उनका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें वे टॉप अप की बात कर रहे थे। जहां एक और भाजपा मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है, वहीं हरीश रावत इतने सीनियर होने के बाद भी मिलेट्स से शराब बनाने की बात कह रहे हैं। हरीश रावत का यह बयान भाजपा को नागवार गुजर रहा है। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयान की घोर निंदा करता हूं, जहां एक और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मिलेट के उत्पादन को बढ़ाकर और वो विश्व में अपनी जगह बनाए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हरीश रावत जी दोबारा वही करना चाह रहे हैं जो उन्होंने अपने रहते अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किया था। एक विशेष प्रकार की दारू जिसको डेनिस हम सब जानते हैं और सबको पता है कि हरीश रावत जी क्या काम कर रहे थे। वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था उनका जिसमें वो टॉप अप की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है हरीश रावत जी अभी इतने सीनियर नेता होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान ऐसा देते हैं ताकि वो चर्चा में रहें और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे, प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करते रहे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लक्सर क्षेत्र में डीएपी खाद की भारी किल्लत के चलते गेहूं की बुआई प्रभावित हो रही है। समितियों पर आई डीएपी की खेप मात्रा कम होने से 24 घंटे में ही खत्म हो गई, जबकि अभी भी करीब 20% खाद किसान नहीं ले सके हैं।
इफ्को से इस महीने और डीएपी मिलने की संभावना नहीं होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। किसानों का कहना है कि डीएपी न मिलने के कारण गेहूं की केवल 10% ही बुआई हो पाई है। लक्सर गन्ना समिति से जुड़े 50,000 किसानों के लिए मात्र 4400 कट्टे ही उपलब्ध कराए गए, जिससे 10% जरूरत भी पूरी नहीं हो सकी। कई किसानों के तैयार खेत खाद न मिलने से खाली पड़े हैं और उन्हें दलहन या चारा बोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। समिति सचिव सूरज भान के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में नई खेप आने की उम्मीद है। के टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, ना सरसों के टाइम पर डीएपी मिला, उनका गन्ना बुआई पर नहीं मिलती। बताओ कैसी सरकार है। लाइन में लग रहा है, आधार कार्ड लेगा, डीएपी नहीं मिल पा रही, कभी कुछ बता दे कभी कुछ बता दो। यूरिया तो चलो अब फिलहाल तो डाई की जरूरत है किसान को। जब गेहूं की बुआई हो जब नहीं पूर्ति होती डाई की, और जब गन्ने की बुआई हो जब डाई की पूर्ति नहीं होती, तो किसान बस ऐसे ही रह जाए, बस पूर्ति नहीं होती किसी चीज की भी। यहाँ हमने इफ्को वालों को अब की बार डीएपी की मांग 15,000 कट्टों की भेजी थी, परंतु इसके सापेक्ष में केवल 4,400 कट्टे हमें प्राप्त हुए। ये बृहस्पतिवार से प्राप्त होने लगे थे, बृहस्पति शुक्र शनि, और आज सोमवार तक मेन गोदाम पर समाप्त हो गया। आगे रिमाइंडर दिया जाएगा, इफ्को वालों से बात की जा रही है, जब रैक लगेगी फिर खाद उपलब्ध हो जाएगा। अगला हफ्ता बता रहे हैं, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही रैक लग जाएगी दूसरी। नई एनपीके हमारे पे उपलब्ध है, यदि किसान गन्ना बोना चाहते हैं तो एनपीके ले सकते हैं। एनपीके डीएपी से ज्यादा बेटर अच्छा होता है। और नगरपालिका टनकपुर के डंपिंग स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई आग की सूचना पर नगरपालिका प्रशासन तत्परता से सक्रिय हुआ। अधिशासी अधिकारी दीपक बुदला कोटी के अनुसार फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु स्थल पर निगरानी बढ़ाने और सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी बीच स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत लीगेसी वेस्ट निस्तारण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए आयोजित स्टेट हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट नगर निकायों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। अनुमोदन से जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को गति मिलेगी और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित होगा। जब हमें पता चला कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कूड़े की ढेर पर आग लगा दी गई है, हमारे तुरंत फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा ली गई है। और आगे बताना चाहूँगा कि हमने लीगेसी वेस्ट का जो है निस्तारण के लिए शासन को डीपीआर भेजी गई है, और वर्तमान में जो है मुख्य सचिव द्वारा जो है हमारी डीपीआर स्वीकृत कर ली गई है। धनराशि प्राप्त होने पर ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर लिया जाएगा। और भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि एक समय राज्य को पेंडुलम स्टेट कहा जाता था, जहां दोबारा कोई सरकार नहीं लौटती थी, लेकिन जब नीति सही हो, नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो कोई मिथक टिक नहीं पाता। नेहा जोशी ने कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को समझा रहा है और जमीन से मिलने वाले फीडबैक को सीधे सरकार तक पहुंचाने का मजबूत कनेक्शन बना रहा है, जिससे जहां भी बदलाव या नए काम की जरूरत होती है तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसका परिणाम 2027 के चुनाव में साफ दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नहीं बल्कि पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जो तीसरी बार कोई पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। एक समय था जब कहते थे पेंडुलम स्टेट है, दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार नहीं आती, लेकिन अगर नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व सही हो तो कोई मिथक काम नहीं करता है। लगातार लोगों के बीच में संगठन के रूप में हम जा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक सरकार के एक दूत के रूप में फीडबैक जनरेशन का काम हमारा संगठन लगातार कर रहा है। और इस सेंसिटिव राजनीति का फीडबैक जो जमीन से आ रहा है उसको लगातार सरकार तक ले जाने का, और जहां पे भी कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, जहां पर भी बदलने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है, उसको करने का परिणाम जो है हमें 27 में मिलेगा। और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, और मैं तो कहूंगी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी।
और कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बेटे द्वारा बीते शनिवार की रात देहरादून के राजपुर रोड के समीप मारपीट का वायरल वीडियो इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में तेज है। बता दें कि प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं तमाम विषय को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कोई अपराध घटित हुआ है तो उसमें रिलैक्सेशन देना उचित नहीं है, जितना अपराध उतनी सजा होनी चाहिए और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह एक अभिभावक के नाते कह सकते हैं कि हमको अपने बच्चों को ऐसे रास्तों पर जाने से रोकना चाहिए और बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो चैंपियन भी इस बात को सोच रहे होंगे कि यह सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो अपराध हुआ है तो कार्रवाई होनी तो निश्चित ही है। कोई अपराध घटित हुआ है तो वह कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए। एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को ये राह ठीक करें, उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है, बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सादगीपूर्ण समारोह में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को प्रदत्त उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 उनके पुत्र राकेश मटियानी को प्रदान किया। यह सम्मान स्वर्गीय मटियानी के उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान, आधुनिक हिंदी कहानी को समृद्ध करने तथा उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैलेश मटियानी संवेदनाओं के कुशल शिल्पी और आधुनिक हिंदी कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। बोरीवली से बोरीबंदर, मुठभेड़, अधागिनी, चील जैसी उनकी कृतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मटियानी के पुत्र ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के साहित्य प्रेमियों के लिए गौरव का क्षण बताया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर खटीमा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ब्लॉक सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा मौजूद रही। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आत्मनिर्भर यात्रा में महिलाओं की भूमिका अब निर्णायक और अग्रणी बन चुकी है। नारी शक्ति की सक्रिय सहभागिता के बिना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अधूरा है। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिला उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्रों में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की तेजी से बढ़ती भागीदारी भविष्य के राष्ट्र निर्माण का आधार बनेगी। सभा को राज्य कोऑपरेटिव अध्यक्ष दान सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने संबोधित करते हुए महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने बीजेपी के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है जिनमें कांग्रेस की प्रदर्शनी को राज्य आंदोलनकारियों का अपमान बताया गया। माहरा ने कहा कि जब प्रदर्शनी में खुद राज्य आंदोलनकारी मौजूद थे तो अपमान कैसा। उन्होंने बताया कि मैं स्वयं आंदोलनकारी रहा हूं, वीरेंद्र पोखरियाल आंदोलनकारी रहे हैं और करीब 42 राज्य आंदोलनकारी उस प्रदर्शनी में पहुंचे थे। माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा राज्य आंदोलन की विरासत का सम्मान किया है। रामपुर तिराहा कांड की याद हो या मसूरी कोली कांड, कांग्रेस नेतृत्व हर वर्ष इन स्थलों पर श्रद्धांजलि देता है। यशपाल आर्य भी स्थापना दिवस पर खटीमा शहीद स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उल्टा बीजेपी को यह बताना चाहिए कि उनके कितने नेता वास्तविक आंदोलनकारी रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सूची जारी कर देंगे। प्रदर्शनी में लगाए गए विवादित फोटो पर माहरा ने कहा
कि वो आंदोलनकारियों के विरोध में नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से जुड़े मामलों और कटिंग्स के तथ्यात्मक प्रदर्शन थे। सिविल सोसाइटी के लोग वहां आ रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल जैसे, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूं, वीरेंद्र पोखरियाल आंदोलनकारी हैं और भी करीब करीब 42 आंदोलनकारी वहां आए। कांग्रेस तो रामपुर तिरहा कांड भी गई, कांग्रेस ने स्थापना दिवस के दिन मसूरी में भी गए। हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी खटीमा शहीद स्थल पे थे। तो कैसे कह सकते बीजेपी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। किसी आंदोलनकारी के विरोध में एक भी कोई वहां लाइन लिखी है तो वो बता दें, कैसे आंदोलनकारियों का विरोध हो सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।